अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पार्ट 8 और आज जो है हमारे चैप्टर की एंडिंग होने वाली है। ओके बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी कि वो असल टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए हम बेताब थे। मतलब कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं इंडिया में बैठकर तो हम यही सोचते हैं कि हम यूरोपीय देश के बारे में पढ़ रहे हैं। शीत युद्ध का तो मेन अखाड़ा यूरोप ही बना था ना, तो हमारा उससे क्या लिंक है। तो उससे जो हमारा लिंक है, यानी जो हमारा संबंध है, ताल्लुक़ है हमारा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पूर्व साम्यवादी देश यानी जो पहले साम्यवादी देश थे, यानी सोवियत संघ के देश थे, और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे रहे हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपने खुद से रीडिंग कर ही ली होगी। नहीं की खुद से रीडिंग तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से रीडिंग कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। इस वाले पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की गई है कि भारत के तो पूर्व साम्यवादी देशों से ताल्लुक़ सभी से अच्छे ही थे, बिकॉज़ दोनों के जो सोच थी और ख़यालात थे, साम्यवाद और लोकतंत्र की परिभाषा अगर हम देखें तो दोनों में काफ़ी हमें काफ़ी सिमिलरिटी, काफ़ी समानता मिलती है। तो इस वजह से दोनों की दोस्ती तो अच्छी थी ही सभी देशों के साथ, बट स्पेशली रूस के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। इंडियन फिल्म्स के एक्टर्स जैसे पहले ज़माने के होंगे राज कपूर और मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो अभी भी हैं, तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते थे। कोर्स बच्चों, इसको इग्नोर कीजिए, पता नहीं क्यों आ जाता है बार बार। आप इन क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ की जनमानस का एक अंग है। मतलब बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में हमने सिर्फ इन दोनों की दोस्ती के बारे में पढ़ा, और इधर देखिए, इधर इसका ताल्लुक़ आगे वाले पैराग्राफ से है। दोनों पैराग्राफ से आगे बाकी दो लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भारत और सोवियत संघ, इसमें बताया गया है कि भारत ने जो सोवियत संघ ने जो भारत की मदद की है आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक स्तर पर, उसके बारे में बताया गया है। आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी सॉल्व हो जाएगी। और आओ मिलजुल कर करें, इसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ओके, कुछ भी छोड़ा मत कीजिए बच्चों। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपको नहीं बताती क्योंकि अभी आप 12th में आ गए हैं, बड़ी क्लास में हैं, तो इतना तो आप खुद कर ही सकते हैं। और छोड़ेंगे तो फिर समझ लीजिए नुकसान हो ही जाता है छोड़ने वोड़ने से। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे वाले पैराग्राफ में क्या है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। मतलब अब इस वाले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो दोनों की दोस्ती थी इतनी गहरी, उसका मेन ताल्लुक़, मेन रीज़न, असल वजह क्या थी उसके बारे में। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हों। यानी कि बच्चों, ये बहुत एक अच्छी बात है कि इन दोनों का ही, भारत और रूस दोनों ही चाहते थे कि मतलब सोवियत संघ के टूटने के बाद के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी पूरे वर्ल्ड में कोई एक अकेला सुपर पावर ना हो, बल्कि कई सारे देश हों जो जिन सब के पास जो है एक जैसी न्यूक्लियर पावर हो, और वो सब जो है डेवलप हों एक तरीक़े से। कोई एक ख़ास ना हो जिसका दबदबा पूरे वर्ल्ड पर रहे, बट ऐसा तो हुआ नहीं, बिकॉज सोवियत संघ भी टूट गया खुद, और दूसरा ये कि अमेरिका सुपर पावर बन गया, और है भी, हम देख रहे हैं। ओके,
सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देशों से अपने लिए खतरा माने, साथ मिलकर कार्रवाई करें। यानी अगर कोई भी किसी से लड़ता है तो उसको लड़ने के लिए छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई को रोक देना है और उसको ऐसा करने से मना करना है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, यानी कि इसका मकसद उन्होंने इस तरह लिया कि जिस तरह अमेरिका ने बमबारी की थी, और हमने पिछले उसमें पढ़ा कि यूगोस्लाविया में बमबारी हुई, अभी पिछले ही वीडियो में हम पढ़ रहे थे, पिछले पार्ट में। तो वो सब ना हो, बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश की जाए। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र सी संस्थानों द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थानों को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। यानी कि इन सभी को ये किसी एक के चंगुल में ना रहें। इनका कहने का मकसद है लोकतांत्रिक हो, यानी जो सबको लेकर चले, सबको एक निगाह से देखे, ऑल इज़ इक्वल हो इसकी निगाह में। ये ना हो कि ये किसी सुपर पावर की वजह से उसके दबदबे में आकर फैसला ले, ऐसा कुछ। ओके। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। मतलब बच्चों, ये एक मिसाल दे दी गई कि देखिए कि भारत और रूस की कितनी अच्छी दोस्ती थी। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। इस वाले पैराग्राफ में पूरी हमने उनके दोस्तियों के बारे में, दोस्ती की वजह जानी कि आखिर उनकी दोस्ती की, इतनी गहरी दोस्ती की असल वजह क्या थी। तो हमने देखा कि दोनों के ख्यालात काफ़ी मिलते थे। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंध में संतुलन जैसे मामले में फ़ायदे हुए। यानी कि बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे रिकैप कर दूं कि कश्मीर के मामले में जो है रूस ने भारत की मदद की थी। उस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी और रूस ने भारत की मदद की थी। तो इस वजह से भी भारत जो है शुक्रगुजार है रूस का कि उसने हमारी हेल्प की। ओ सॉरी बच्चों, ये ज़्यादा ऊपर चला गया। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा ख़रीदार देश है। यानी कि इन सब दोस्ती में जो है ये नहीं है कि सिर्फ भारत जो है उसी का फ़ायदा हो रहा है, या रशिया जो है कोई ऐसा रहम सा खा रहा है भारत पे, बल्कि उसके भारत से अपनी कुछ गर्ज है, अपने कुछ क्या कहते हैं उसको, मतलब हैं, उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदा ये है कि भारत जो है रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का ख़रीदार देश है। तो बच्चों, अगर आज के टाइम में भी आप देखें, जैसे कि हम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे थे, आसमान का बाहुबली और न जाने क्या क्या, राफ़ेल ख़रीदा था, एक्चुअली राफ़ेल ख़रीदा था भारत ने रूस से। ओके बच्चों, भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की। यानी कि रशिया में काफ़ी तेल पाया जाता है जो है, और रशिया में, और जब सोवियत संघ शामिल था, सोवियत संघ में मध्य एशियाई देश थे, और एज वी नो कि मध्य एशियाई देशों में बहुत प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। हमने पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। आप लोगों ने नहीं पढ़ा पिछली वीडियो में, तो आप जो है ज़रूर से पिछला पार्ट पढ़ें ताकि आपको आगे की बातें आसानी से समझ में आएँ। ओके, तो उसने हमेशा भारत की मदद की, तेल के मामले में भी, हथियार, और भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान भारत से। तो बच्चों, हमने ये पढ़ लिया। उसने तेल की संकट, भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। तो बच्चों बताइए जल्दी से, ये दोनों कहाँ के देश हैं? यस, ये दोनों मध्य एशियाई देश हैं। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योगों में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। तो बच्चों, इस वाले
इस वाली वीडियो में, इस वाले पार्ट में आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने ज़्यादातर बुक का ही पढ़ा, कुछ अलग से नहीं बोला, बिकॉज़ बच्चों इसमें बुक में भी बहुत थोड़े में जो है और अहम अहम बातें ही लिखी हुई हैं। इसमें जो है वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो आप समझ सकते हैं खुद से, इसलिए आप खुद भी रीडिंग लगा ही लिया कीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा अलग से ना बताने वाली बात थी और ना ही कुछ जो है स्किप करने वाली बात थी। 3 पैराग्राफ थे, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे जो हमने पढ़ लिए। और बच्चों इसी तरह हमारे चैप्टर नंबर 2 की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो हैप्पी एंडिंग तो हो ही गई, बट कुछ नोट्स हैं जिनको हमें अभी लिखना बाकी है। इसमें भी कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें लिखना लाजमी होता है। ओके बच्चों, तो चलिए अभी नोट्स की तरफ, फिर हम अपने चैप्टर को अच्छे से इसको सेलिब्रेट करके ख़त्म करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आ गई है हमारे नोट्स सामने आपके। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, अपनी कॉपी में ऐसे हेडिंग डाल के इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ओके, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इत्मीनान से लिख लीजिए। आगे पेज पलटते हैं। ओके बच्चों, आप लोग लिख लीजिए इत्मीनान से। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए फिर एक बार चलते हैं अपनी बुक की तरफ, कुछ बातें रह गई थी जो आपसे करनी है। तो बच्चों आ गए हम अपनी बुक की तरफ। तो जैसा कि हमने कहा, हमने पॉइंट्स भी लिख लिए और बच्चों आपने देखा कि हमने इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा। इसमें नोट्स भी हमने लिखे। आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में हमने शायद सब में नोट्स नहीं लिखे थे, मैं आपको ऐसे बता देती थी मुंह से, बट अभी मैं आपको लिख के देती हूँ। तो आपके लिए भी ज़रूरी बनता है कि आप उन नोट्स के लिए अलग से कॉपी भी बनाएं, उसमें लिखें भी नोट्स को और उनको याद भी करें। अभी हमारे पास बस यही सोर्स है और ये जो इंटरनेट का सोर्स हमारे पास मौजूद है ये सबसे शानदार सोर्स है, बिकॉज़ इसमें हम बहुत सी बातें जो है, इसमें हम छोटी छोटी वीडियो बना के अगर हम एक दिन में 2-3 वीडियो भी देख लेते हैं या एक दिन में एक चैप्टर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अगर हम अपनी पढ़ाई के लिए 2-3 घंटे फिक्स कर लेते हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात, तो हमारा बहुत सारा कुछ एक दिन में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करें, गेम्स ना खेलें, पबजी, फोर्टनाइट इन सब से थोड़ा दूर रहें। कोई फ़ायदा नहीं होता गेम्स खेलते हैं कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए, बट जो है देख रहे हैं कि अभी हम के कुछ बच्चों ने जो है एकदम सब कुछ छोड़ के वही करना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम है, थोड़ी सी मेहनत से पढ़ ले, फिर बोर्ड के बाद तो हमें काफ़ी सारी छुट्टी मिलती ही है 1-2 महीने की, तब खेल लीजिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोग ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इतने पॉइंट्स पहले ही लिखा दिए, तो सॉल्व करने का मतलब होता है मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा आंसर कहाँ मिलेगा और किसका आंसर कैसे लिखना है। ओके, आंसर लेकिन आपको खुद से लिखना होगा, बिकॉज़ हमने बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हाँ बच्चों, एक बात कहना भूल गई, मैं आप लोगों को कहना भूल जाती हूँ हमेशा, बट आप लोग भी ऐसे हैं कि खुद से भी लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा है इंटर में, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।